नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस सेंट्रल, जिसमें हम लेकर आते हैं इंश्योरेंस की दुनिया का ताजा हाल और सारी खबरों का राउंड अप। मार्च और अप्रैल में काफी कुछ हुआ है बीमा के क्षेत्र में। 2 नई बीमा कंपनियों ने एंट्री ली है, इन्हें मंजूरी मिली है और 12 साल के बाद हम देख रहे हैं कि एक नई कंपनी जीवन बीमा के क्षेत्र में आती हुई। इन दोनों कंपनियों को लाइसेंस देने के बाद भारत में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली अब 20 और नई कंपनियों को जल्द ही बीमा कारोबार की मंजूरी मिलने वाली है। लेकिन LIC के साथ सब कुछ ठीक नहीं रहा इन 2 महीनों में। कंपनी की स्टॉक में लगातार कमजोरी और इसके बाद हमने ये भी देखा है कि बाजार में जीवन बीमा कंपनी की हिस्सेदारी भी घटी है। इन सारी खबरों का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसी को हम डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज के शो की हाइलाइट्स। बीमा कंपनियों को मार्च 2023 में न्यू बिजनेस के प्रीमियम से हुई जबरदस्त कमाई। क्यों मार्च में खरीदे जाते हैं सबसे ज्यादा बीमा, समझेंगे। कारोबार के मामले में निजी जीवन बीमा कंपनियों के मुकाबले पिछड़ी सरकारी क्षेत्र की दिग्गज LIC। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ने वाले हैं मनी 9 एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल। और जीवन बीमा में क्यों सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की चमक अभी जोरों पर है, किन लोगों के लिए ये सही इंश्योरेंस प्लान है, इसका मिलेगा आपको जवाब। लेकिन सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं बीमा से जुड़ी वो प्रमुख हेडलाइंस जो सुर्खियों में रही। LIC का प्रीमियम 17% बढ़ा। कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 में 2.32 लाख करोड़ की आय हुई है। जीवन बीमा क्षेत्र की ये सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी को 21-22 में 1.99 लाख करोड़ का प्रीमियम मिला था। मार्च 2023 के अंत में कंपनी का मार्केट शेयर 62% के आसपास रहा है। मार्च में निजी जीवन बीमा कंपनियों के प्रीमियम में हमने खासा उछाल देखा है। HDFC लाइफ के प्रीमियम में करीब 18% से ज्यादा की वृद्धि रही है। लिस्टेड जीवन बीमा कंपनियों में सबसे अधिक रही है HDFC लाइफ की आय। कैनरा HSBC लाइफ का नया प्लान, रिटायरमेंट के हिसाब से तैयार की गई है स्मार्ट गारंटीड पेंशन स्कीम। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार इंडिविजुअल डेफर्ड एन्युटी प्लान है। पॉलिसी धारकों को आरामदायक रिटायरमेंट देने का वादा है। जीवन भर के लिए मिलेगी इसमें गारंटीड आय। टैक्स चोरी में 2 बीमा कंपनियों को आ गया है इनकम टैक्स विभाग का नोटिस। जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। बजाज आलियांज लाइफ और ICICI प्रू लाइफ को नोटिस। साल 2017 का है टैक्स चोरी से जुड़ा मामला। 16 बीमा कंपनियों के $61 करोड़ के लंबित भुगतान की जांच होगी। बीते साल सितंबर से शुरू हुई थी कर चोरी की ये जांच। सीमा से अधिक बिक्री कमीशन देकर बीमा कंपनियों ने एड और मार्केटिंग की और टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। इनकम टैक्स विभाग ने मामले में शुरू की कार्रवाई। बीमा क्षेत्र में जल्द आएंगी 20 नई कंपनियां। बीमा नियामक इरडा के चेयरमैन देबशीष पांडा ने किया है खुलासा। मार्च में 2 नई बीमा कंपनियों को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें क्रेडिट एक्सिस लाइफ और एको लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। अभी 20 नई कंपनियां और आने की तैयारी में हैं। अभी जीवन बीमा उद्योग में कुल 26 कंपनियां हैं। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही हैं 33 कंपनियां। भारत करेगा वैश्विक बीमा सम्मेलन की मेजबानी। साल 2023 के अंत में इंश्योरेंस समिट करने की तैयारी में भारत। सम्मेलन में उठाई जाएगी बीमा उद्योग की चुनौतियां। भारतीय बीमा कंपनियों को दुनिया की नजर में लाने में मिलेगी मदद। निवेश आकर्षित करने की भी ये योजना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय सेवा विभाग, बीमा क्षेत्र के एसोसिएशन और बीमा कंपनियां रूपरेखा तैयार करने में जुटी हुई हैं। मार्च 2023 में जब जीवन बीमा कंपनियों के न्यू बिजनेस प्रीमियम से हुई आय का आंकड़ा सामने आया तो 2 बातें साफ दिख रही हैं। एक तो निजी कंपनियों ने ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट किया है पिछले सालों के मुकाबले, और दूसरा कि इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज खूब बिकी हैं। साथ में LIC के नंबर्स पे भी नजर डालने की जरूरत है। मार्केट शेयर पहले के मुकाबले थोड़ा सा घटता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो इन सब को आप कैसे समझें, इन आंकड़ों का क्या है मतलब, इस पर हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले आपको देते हैं एक राउंड अप कि क्या हाल रहा है प्रीमियम कलेक्शन में और कौन सी पॉलिसी नंबर 1 पर रही। देश में जीवन बीमा कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023 में जीवन बीमा कंपनियों के प्रीमियम में 20% की बढ़त दर्ज हुई है। वित्त वर्ष के अंतिम महीने मार्च में यह बढ़त 35% रही,
जीवन बीमा पॉलिसियों की मांग में यह बढ़त मुख्य रूप से वित्त वर्ष के अंत में देखी गई है। जीवन बीमा के क्षेत्र में निजी कंपनियां विजेता बनकर उभरी हैं। दूसरी ओर सरकारी बीमा कंपनी LIC का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। मार्च में देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी के प्रीमियम में 32% की गिरावट आई। वित्त वर्ष 2023 के प्रीमियम में केवल 17% की बढ़ोतरी हुई। नए बिजनेस प्रीमियम में LIC की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। वित्त वर्ष 2023 में यह घटकर 63% के निचले स्तर पर रही। जीवन बीमा कंपनियों के कारोबार में सिंगल प्रीमियम पॉलिसी का बड़ा योगदान रहा है। जो लोग सीजनल रोजगार या बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें यह पॉलिसी खूब पसंद आ रही है। ऐसे लोगों को यह पता नहीं होता कि आगे उनके पास नियमित प्रीमियम भरने लायक पैसे होगा या नहीं, इसलिए सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की मांग बढ़ रही है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि जुलाई 2022 में कुल बीमा प्रीमियम में सिंगल प्रीमियम का योगदान बढ़कर 79% पर पहुंच गया, जो इससे एक साल पहले 65% पर था। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 में जनवरी से मार्च की तिमाही में जीवन बीमा कंपनियों को इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम पॉलिसी से नई बिजनेस आय में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। इस साल बजट में 5 लाख रुपए से अधिक के प्रीमियम की पॉलिसी टैक्स के दायरे में आने से भी मार्च में सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की चमक बढ़ी है। सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको समय समय पर प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है। आप एक बार प्रीमियम चुकाकर तमाम तरह के झंझट से छुटकारा पा लेते हैं। जिन लोगों के पास एक मुश्त पैसा है, उनको ये पॉलिसी पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी का कहना है कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी आपको एक मुश्त पैसा लगाकर जीवन भर का लाइफ कवर लेने की सुविधा देती है। ग्राहक को 10 से 15 साल की पॉलिसी में हर साल प्रीमियम देने की चिंता नहीं करनी पड़ती। सिंगल प्रीमियम में जो एक साथ भुगतान किया जाता है, वह नियमित प्रीमियम वाली पॉलिसी में जमा किए गए कुल पैसे से कम होता है। इस तरह एक मुश्त निवेश से कुछ बचत भी हो जाती है। कोरोना महामारी के बाद से सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की मांग में इजाफा हुआ है। जीवन बीमा में रेगुलर पॉलिसी सही या सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए कुछ जरूरी बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो अपनी अच्छी खासी रकम एक बार में लॉक करने और उसके बदले रिटर्न प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आमतौर पर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की अवधि रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी की तुलना में कम होती है। इस पॉलिसी को अक्सर ऊंची आय वाले लोग ही खरीदते हैं। जब आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए भुगतान करते हैं तो उस रकम पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत कटौती का लाभ मिलता है। इस धारा के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर कर कटौती का लाभ ले सकते हैं। ये लाभ एक बार ही मिलेगा। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम धारा 10(10)(g) के तहत टैक्स फ्री है। हालांकि इस मोर्चे पर 2 बातों का ख्याल रखिए। 1 अप्रैल 2012 के बाद जारी हुई पॉलिसी के लिए टैक्स में छूट तभी मिलेगी जब किसी वित्त वर्ष में चुकाया गया प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से अधिक ना हो। दूसरी 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदी गई गैर यूलिप बीमा पॉलिसी के लिए अगर साल में कुल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा होगा तो उसकी मैच्योरिटी पर रिटर्न टैक्स के दायरे में आएगा। सरकार और इंश्योरेंस रेगुलेटरी देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं। साल 2047 तक बीमा सभी तक पहुंचाना है, यानी इंश्योरेंस फॉर ऑल का एक टारगेट रखा गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, कई नए नियम बनाए जा रहे हैं, कई कानूनी अड़चनों को उदार बनाया जा रहा है ताकि कंपनियों को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिले। निवेश के लिए नए कंपनियों को प्रोत्साहित करने का भी काम किया जा रहा है और इसके परिणाम भी सामने दिख रहे हैं। कई सारी फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ अब बीमा कंपनियां भी कह रही हैं कि वो 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल के टारगेट को पूरा कर लेंगी। लेकिन इन सब के बीच सरकारी कंपनी LIC पर हमने देखा है कि इस बार जब
प्रीमियम कलेक्शन की बात आई है तो पिछले सालों के मुकाबले प्रीमियम कलेक्शन की दर इनके लिए घटी है। हालांकि क्योंकि इनका बेस इतना बड़ा है तो इसलिए इसमें कोई घाटा नजर नहीं आएगा, लेकिन परसेंटेज वाइज एक हम डिक्लाइन जरूर देख रहे हैं। तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल। थैंक यू सो मच डॉक्टर जिंदल, आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है उसका जो आखिरी महीना रहता है यानी कि मार्च, इसमें हम देखते हैं कि जीवन बीमा कंपनियों के कारोबार में ज़बरदस्त बढ़त आ जाती है। सभी लोग जो हैं वो बीमा खरीदना चाहते हैं। मार्च महीने में ये जो पूरा जोर रहता है बीमा खरीदने में, इसके आप पीछे आप क्या वजह देखते हैं और इसका कितना फायदा आप देखते हैं कंपनियों को होता है? देखिए, मार्च का जो महीना होता है ये नॉर्मली बहुत हेक्टिक रहता है एंड इसमें आपने सही कहा कि इंश्योरेंस के प्रीमियम की सेल्स बहुत ज्यादा होती है और इसके दो कारण रहे हैं इस बार। पहला तो हमें पता ही है कि टैक्स सेविंग के लिए जो सेक्शन 80C है आप उसमें 1.5 लाख कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो लोग इंडिया में लास्ट मोमेंट पे करते हैं। तो मार्च में हर साल की तरह इस बार भी काफी लास्ट मोमेंट पे इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदी गई, तो वो तो रहा ही। बट इस बार कुछ स्पेशल भी था। जो यूनियन बजट था 2023, उसमें एक नई गाइडलाइंस आई है एंड जिसमें आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो टैक्स लग रहा है उसमें काफी बड़ा चेंज आ रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, नॉन यूलिप पॉलिसी खरीदते हैं, तो उसकी मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं लगता है। बट बजट के हिसाब से 1 अप्रैल 2023 के बाद कोई भी पॉलिसी अगर ओवरऑल आप प्रीमियम दे रहे हैं जो आपका नॉन यूलिप है, 5 लाख से ऊपर जाएगा प्रीमियम, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो ये विंडो था हमारे पास मार्च 2023 में, जब इंश्योरेंस कंपनीज ने इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। वो इन्वेस्टर्स के पास गए और उन्होंने बोला आप नॉन यूलिप पॉलिसी में करिए, मार्च से पहले आप कर देंगे तो आपको टैक्स फ्री मिलेगा। और इस साल मार्च में अच्छी बात ये भी थी कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा थे, तो इन्वेस्टर्स को बेचा गया, आपको 7-7.5% पोस्ट टैक्स मिलेगा, तो काफी सेलिंग हुई है। और ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के नंबर्स में भी दिख रहे हैं। हमने देखा 35% उनका बिजनेस मार्च में बढ़ गया है, तो यही कारण था। राइट। इनफैक्ट डॉक्टर चंदल, यही मेरा सवाल था अगला कि जो हमने देखा न्यू बिजनेस प्रीमियम को बढ़ते हुए, तो ये एक वजह आपने पहले मुझे एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन इस वजह के साथ साथ जो एक और बात मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो चाहती हूँ कि LIC उसके प्रीमियम कलेक्शन में हमने थोड़ा सा एक स्लोनेस देखा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। मार्च में जो उन्होंने जो प्रीमियम कलेक्ट किया वो कम रहा है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कंपनीज। ये क्या, इसे आप कैसे समझाएंगे? क्या LIC पिछड़ रही है रेस में और प्राइवेट कंपनीज आगे बढ़ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि LIC बहुत ज्यादा पिछड़ रही है। जो मार्च के नंबर्स थे उसमें थोड़ा सा गैप आया। जैसे मैंने बताया, प्राइवेट नंबर्स में ग्रोथ आई 35% एंड मार्च में जो LIC की जो ग्रोथ थी वो -32% थी। और इसमें बहुत बड़ा कारण था कि देखिए, जो LIC का प्रीमियम आता है वो इंस्टीट्यूशनल जो सिंगल प्रीमियम होता है वो काफी ज्यादा आता है। तो इस बार हमने देखा कि उन्होंने ये प्रीमियम पहले ही कलेक्ट कर लिया था एंड मार्च में इतना नंबर्स नहीं आए। बट अगर हम पूरे साल के नंबर्स देखें तो पूरे साल में जो प्रीमियम कलेक्शन की ग्रोथ हुई है, प्राइवेट नंबर्स ने देखा है 20% का ग्रोथ और LIC ने भी ग्रोथ देखा है 17%। तो थोड़ा सा डेफिनेटली कम ग्रोथ है, कम तो होगा क्योंकि उसका बेस बड़ा है। इतने बड़े बेस में आप बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, बट गैप बहुत ज्यादा नहीं है। प्राइवेट का 20% है और ये 17% है एंड LIC की सर्विस और सेटलमेंट रेशियो हाई रहता है, तो LIC बढ़िया कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी इसमें कोई चिंता आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन मार्केट शेयर में भी हम प्रेशर देख रहे हैं, राइट? उनका मार्केट शेयर भी कम हुआ है, अभी 63% के आसपास है, इससे पहले ज्यादा का था। मार्केट शेयर में कमी, क्या ये LIC के लिए चिंता हो सकती है? देखिए, मार्केट शेयर तो कम होगा एंड जैसे जैसे आपके प्लेयर्स बढ़ेंगे एंड जो नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, आपने शुरू में भी बोला कि नए लाइसेंस दे रही है IRDAI 20 लोगों को और लाइसेंस देंगी। अब जो नए लोग आते हैं वो नई डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बढ़ाते हैं, तो वो मार्केट शेयर ओवरऑल धीरे धीरे कम हो रहा है। बट इसमें आई डोंट थिंक ये नेगेटिव है, क्योंकि ओवरऑल बेस प्रीमियम आपका LIC का बढ़ रहा है एंड इससे क्या होता है, LIC के ऊपर भी प्रेशर आता है।
जब हम LIC के लोगों से बात करते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोगों से, ये जो मार्केट शेयर है, और उन्हें भी बहुत रियलाइज होता है कि हमारा मार्केट शेयर कम हो रहा है, तो वो और मेहनत करते हैं, नई सोच लाते हैं बिजनेस में। तो ये अच्छा है LIC के लिए। सो मतलब एक तरह से कंपटीशन, अगर मैं कहूँ नेगेटिव नहीं है तो कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तो पाइपलाइन में कुछ 20 न्यू कंपनीज आर ऑल सेट टू एंटर द मार्केट। अभी 26 हैं और 20 आ जाएंगी, तो यानी कंपटीशन बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कि LIC को क्या करना चाहिए अपने कारोबार पर ये पकड़ और अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए? देखिए, कंपटीशन हर बार नेगेटिव नहीं होता, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। और देखिए, इंडिया नाउ, आज हम सबसे, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, 140 करोड़ आबादी है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो इंडिया में अभी भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 4.2% है। Right. और अगर मैं ग्लोबल पेनिट्रेशन की बात करूं तो ग्लोबली वो 7.2% है, और यूएस में ये आंकड़ा 11.4% में है। तो बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा स्कोप है। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया में जो 140 करोड़ लोग हैं उनको हम बीमा करवाएं, एक उनका बहुत बड़ा रिस्क कवर करें। तो ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है, जो 20 नए लोग आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और जब नए प्लेयर्स आते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो इनोवेशन लाते हैं, नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होता है, पेनिट्रेशन बढ़िया होता है, सर्विस बेटर होती है। तो कस्टमर्स के लिए इट्स अ विन सिचुएशन। विन इसलिए है क्योंकि उनको बेटर सर्विस और बेटर पॉलिसी मिलेगी, और कंपनीज के लिए भी बड़ा मार्केट होगा। तो मेरे को ये नहीं लगता कि किसी में इसका नुकसान है। यू नो, आई एम ऑल फॉर कि ज़्यादा कंपनियां आए, अच्छा कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो, ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। लेकिन मेरी सुई हमेशा डॉक्टर जिंदर आके अटकती है कि सर्विस क्या बेटर होगी, क्या क्लेम मिलने का समय कम होगा। अगर इन सब चीज़ों पे हम काम नहीं करेंगे तो एक वो डेडलाइन है 2047 इंश्योरेंस फॉर ऑल, हम वहाँ तो पहुँच जाएंगे, पर अगर लोगों को सर्विस नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है क्लेम सेटलमेंट का टाइम, क्लेम किस तरह से दिए जा रहे हैं, प्रोडक्ट कितने ट्रांसपेरेंटली बनाए जा रहे हैं, ये इस पर काम किए जाने की सही मायने में जरूरत रहेगी। 100% मैं इस पे कंप्लीटली एग्री करता हूं। सिर्फ पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने सबको कागज चेक पकड़ा दिया है। इंपॉर्टेंट ये कि वो सेटलमेंट हो, जिसको जरूरत है, जरूरतमंद को पैसा मिले। अगर वो कस्टमर कॉल सर्विस में कॉल कर रहा है, सर्विस सेटिस्फैक्शन में चाहे निजी कंपनी हो या LIC हो, ये अभी तक उस तरह से अपने आप तक लोगों तक नहीं पहुंचा पाए अपने आप को कि हम आपको सर्विस भी देंगे, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक जो आपने सही बोला, सर्विस पे इतना फोकस नहीं है। एंड मेरे को इसमें दो बातें लगती हैं। एक, रेगुलेटर का यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि रेगुलेटर अगर पॉलिसीज वैसी बनाए कि आपका जो कस्टमर सर्विस रेशियो है वो कैसा है, अगर कोई ऑथोरिटी बनाए, ट्रैकिंग करें कि कोई भी कंप्लेन आ रही है, आप उसको कितने दिन में सेटलमेंट कर रहे हैं, आपका टर्न अराउंड टाइम कितना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है। तो अगर रेगुलेटर्स पॉलिसी निकालें जो कस्टमर फोकस है, तो मेरे ख्याल से इसमें बदलाव आना चाहिए। दूसरा, कंपटीशन के हिसाब से जनरली हमने देखा है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में या बाकी जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ है, सर्विस लेवल्स इंप्रूव हुए हैं। तो जैसे से प्लेयर्स आएंगे, और जैसे नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कस्टमर सर्विस बहुत बेटर होती है कम खर्चे में। तो मेरा अनुमान है, मैं तो बुलिश हूं, मेरे को लगता है कि कस्टमर सर्विस सब कुछ बेटर होगा, प्रीमियम भी नीचे आएगा। एंड जो हमारे रेगुलेटर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हमें ला रहे हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनका फोकस यही है कि एंड माइल तक हम पहुंचे। तो आई एम श्योर, मैं चाहूंगी कि कंपनियां जो इतना खर्चा कर रही हैं कि अच्छे प्रोडक्ट लाए, अपने आप को डिजिटल बनाए, उनको कस्टमर सर्विस पर भी ध्यान देना होगा। नहीं तो बात वही रह जाएगी कि पेनिट्रेशन के नाम पे परसेंटेज ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन अगर कस्टमर को सर्विस नहीं मिलेगी तो वो आपको पैसा नहीं देगा। लेकिन डॉक्टर जिंदर, लोग पैसा कहाँ दे रहे हैं? जो ये जो ताज़ा आंकड़े हैं प्रीमियम कलेक्शन के, वो दिखा रहे हैं कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, इनका क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है। और हमने देखा कि इनका शेयर भी जो रहा है सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ का, जो प्रीमियम कलेक्शन रहा है, 80% को ऑलमोस्ट टच कर चुका है। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? ये पॉलिसी किन लोगों के लिए सही रहती है, इस पर भी थोड़ा सा एडवाइस दीजिए, और क्यों सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पसंद की जा रही है?
देखिए, अगर हम ओवरऑल पिक्चर में देखें तो यस, सिंगल प्रीमियम हमें दिखेगा कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, बट जब अगर आप उसको तोड़ेंगे इंडिविजुअल और ग्रुप के प्रीमियम पे, तो अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे जो नॉन सिंगल पॉलिसी है, उनकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, उनकी सेल्स ग्रोथ ज्यादा है, नंबर ऑफ पॉलिसी जो बिक रही है वो ज्यादा है। और जो नॉन इंडिविजुअल या ग्रुप है, वहां पे सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ज्यादा प्रेफर होती हैं, और वो बिजनेस ज्यादातर एलआईसी के पास है। एंड इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, कंपनीज जो होती हैं, वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज लेती हैं अपने एम्प्लॉयज को कवर करने के लिए। तो वो कोशिश करती हैं कि एक बार में प्रीमियम देके खत्म हो, वो एवरी मंथ नहीं करना चाहती हैं। बट इंडिविजुअल लेवल के लिए अगर हम इंडिविजुअल के नंबर्स देखें तो नॉन सिंगल पॉलिसीज ज्यादा पॉपुलर है, और उसका ओके। कारण भी है। देखिए, इंडिया आज एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रेगुलर इनकम कमा रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास विंडफॉल होता है या बहुत ज्यादा पैसा होता है। आपने पूछा कौन सी पॉलिसी किसके लिए अच्छी रहती है, तो जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है उस वो सिर्फ दो कारण होंगे जिसकी वजह से किसी इन्वेस्टर को सेलेक्ट करना चाहिए। या तो आपके पास विंडफॉल पैसा है, ज्यादा पैसा है, कुछ अगर जमीन बेची है, कोई बोनस आया है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीमियम मिस कर दें तो कई बार पेनल्टी हैवी लग जाती है। आपको लगता है कौन इतना डिसिप्लिन फॉलो करेगा, क्योंकि कई बार लोगों की रेगुलर इनकम भी नहीं होती है, तो उनके लिए सिंगल प्रीमियम बेटर रहता है। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ आवर व्यूअर क्वेश्चंस नाउ। और मैं आपके लिए पहले लेकर आती हूँ, हमें व्हाट्सएप से भजन लाल जी ने सवाल भेजा था। पानीपत के हैं भजन लाल, और इनका सवाल है कि मुझे ज़मीन के मुआवजे के रूप में 52 लाख रुपए मिले हैं। मेरे एक नोन में 10 लाख रुपए का जीवन बीमा की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में लगाने की उन्होंने सलाह दी है। क्या ये विकल्प सही रहेगा और इस पर कितना रिटर्न मिल सकता है? ओके, फेयर इनफ। इनफैक्ट हम अभी यही बात कर रहे थे, इन्हें एक विंडफॉल जो है हो रहा है कि ज़मीन बेच रहे हैं, 52 लाख ये अर्न कर रहे हैं, और इनके कोई जानने वाला कह रहा है कि आप 10 लाख रुपए की एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी खरीद लीजिए। क्या ये सही रहेगा? और थोड़ा सा इसकी रिटर्न के बारे में भी अगर आप हमें बता सके डॉक्टर चंदन। सबसे पहले मैं भजन लाल जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। उनके किसी दोस्त ने उन्हें कुछ सजेस्ट किया, एंड उन्होंने चैनल को व्हाट्सएप करके वो डबल वेरीफाई कर रहे हैं। एंड ये बहुत एक अच्छा तरीका है। नॉर्मली इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स बेची जाती हैं, सलाह बहुत होती है, बट डबल चेकिंग करना बहुत अच्छी बात है। तो ये आप कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं आपका अगर इसमें एडवाइस करूं, देखिए इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो क्लियरिटी नहीं है आपके क्वेश्चन में। तो पहली बात तो ये है लिक्विडिटी। जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी में खरीदते हैं, यूलिप में या नॉन यूलिप में, आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, उसमें लिक्विडिटी नहीं रहती है। जैसे अगर आप यूलिप में करो, जो कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, उसमें मिनिमम आपका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का रहता है। अगर उससे पहले आप विड्रॉ करेंगे तो बहुत एग्जिट चार्जेस रहते हैं। तो आप इंश्योरेंस में लमसम इन्वेस्ट करिए, कोई भी पॉलिसी खरीदिए जब आपको विजिबिलिटी है कि आपको 5 साल तक पैसे की जरूरत नहीं है। तो अगर आप 5 साल से ज्यादा का पैसा है तो आप इंश्योरेंस लीजिए। और विद इन इंश्योरेंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूलिप पॉलिसी खरीदिए, क्योंकि यूलिप के अंदर जो हमारे रेगुलेटर है उन्होंने काफी चेंजेस किए हैं। उसमें खर्चे कम हो गए, कॉस्ट कम हो गई है, तो रिटर्न आने की चांसेस ज्यादा है। अब सवाल आता है रिटर्न का। देखिए, रिटर्न डिपेंड करता है आप रिस्क कितना ले सकते हैं। रिस्क से मेरा मतलब है आप कितना कंफर्टेबल है पॉलिसी की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है 5-10 साल के लिए पैसा है, रिटर्न ज्यादा है तो बेटर है, तो उस हिसाब से आप उसमें इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यूलिप में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसमें कितना परसेंट किस में रखना चाहेंगे। इक्विटी में जो स्टॉक मार्केट में करता है उसमें कितना करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि नहीं जो डिपॉजिट टाइप के, बॉन्ड्स टाइप के जो फिक्स्ड इंटरेस्ट आ रहा है 6-7%, उसमें भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल आपको लगता है सेफ है तो आप उसमें कंजर्वेटिव प्रोफाइल ऑप्ट कर लीजिए। तो उस केस में आपको रिटर्न 6-7% आ जाएंगे।
अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप इक्विटी में ज्यादा कर लीजिए, वहां रिटर्न आपको 11-12 आ जाएंगे। और मॉडरेट है, बीच का रास्ता रखना चाहेंगे, क्योंकि 5 साल भी है, मेरी आपको राय होगी, क्योंकि वैसे ही 5 साल तक पैसा नहीं मिलना, तो आप मॉडरेट ऑप्ट करिए। उसमें डायनेमिक एलोकेशन होता है कि वो इक्विटी डेट में मैनेजर चेंज करता रहेगा पैसा, राइट। उसमें आपको 10-11% रिटर्न मिल सकता तो है। एक यूलिप प्लान अच्छा होगा भजन लाल जी के लिए। पर डॉक्टर जिंदल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर यूलिप में ये इन्वेस्ट करते हैं, एक यूलिप प्लान खरीदते हैं, तो उसमें भी एक कैपिंग सरकार ने पहले ही रखी है कि 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम होगा तो शायद उसकी मेच्योरिटी की रकम पर इनको टैक्स देना पड़ेगा। करेक्ट। अगर 2.5 लाख तक का वो इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं साल में, तो वो जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स हैं वो एक मतलब जब भी वो मेच्योर करेंगी तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। राइट। तो आप ये भी कर सकते हैं, नॉन सिंगल प्रीमियम आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, और 2.5 लाख तक के प्रीमियम अगर आप करेंगे 4 साल में या 5 साल में 12.5 लाख जाएंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आपको लगता है कि अगर मैं 2.5 लाख की प्रीमियम लूंगा तो मैं बाकी 7.5 लाख कहाँ इन्वेस्ट करूं, मैं अगर उसे एफडी में भी डालूंगा वहां भी टैक्स लगना ही है, तो आप यहां भी कर सकते हैं 10 लाख, क्योंकि टैक्स अगर क्योंकि बाकी पैसा फिर वो 4 साल के लिए ब्लॉक होगा, धीरे धीरे 2.5 लाख करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं 10 लाख आपको करना है तो आप लमसम करिए, और अगर टैक्स का फोकस करना है तो 2.5 लाख करके आप कर सकते हैं। ग्रेट, तो एक पूरा स्ट्रैटेजी जो है आपको दे दिया है यहाँ पर सर ने। चलिए श्रुति राय का सवाल एक ले लेते हैं। श्रुति ने हमें लिखा है कि मैं 20 साल के लिए 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की जीवन बीमा पॉलिसी है उनके पास, और प्रीमियम भरते हुए 12 साल उन्हें हो चुके हैं। अब मुझे बेटी की पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या मुझे इस पॉलिसी पर लोन मिल सकता है? ये श्रुति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही प्रॉब्लम्स इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के पास आती रहती है, क्योंकि वो पैसा ब्लॉक हो जाता है और लिक्विडिटी होती नहीं है। इस सवाल में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। जैसे आपने बताया सम इंश्योर्ड है, सम इंश्योर्ड होता है जब कोई पॉलिसी होल्डर एक्सपायर कर जाता है तो डेथ के टाइम में वो पैसा मिलता है। इसके अलावा एक पॉलिसी वैल्यू भी होती है कि अगर डेथ नहीं हो, मैच्योरिटी पे हम विड्रॉ करें तो पैसा हमें मिल जाता है। इसमें क्लैरिटी ये नहीं है कि ये यूलिप है या नॉन यूलिप है, क्योंकि यूलिप में आप पैसा 5 साल बाद विदाउट एनी सरेंडर चार्ज निकाल सकते हैं, और नॉन यूलिप में आपको एंड तक होल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले श्रुति जी आप चेक करिए कि यूलिप है या नॉन यूलिप है। आप चेक करिए, अपनी पॉलिसी के कागज में पीछे लिखा होगा कि सरेंडर चार्जेस क्या है। अगर सरेंडर चार्जेस नहीं है या बहुत कम है तो आप उसे विड्रॉ कर लीजिए, एंड उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपके उसमें सरेंडर चार्जेस बहुत ज्यादा है, कई बार इंश्योरेंस जो नॉन लाइफ एंडोमेंट पॉलिसीज होती है उसमें पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर उसमें सरेंडर करने का फायदा नहीं होगा। उस केस में अगर आप बाकी कहीं से निकाल सकते हैं पैसा निकालिए। अगर आप लोन लेना प्रेफर करेंगे तो लोन का रेट 10 से 11% पे आपको मिलेगा। डिपेंड करता है पॉलिसी आपने कहाँ से ली है। आप LIC से लिए तो LIC वाले भी लोन दे देते हैं, या प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं जो लोन देती हैं। तो इसमें आप ये मान के चलिए इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो आपकी कॉस्ट आएगी 10-11%। हम ये भी उम्मीद करें कि भाई अगर आपका एंडोमेंट पॉलिसी है वहां 5-6% कमा लोगे, यहाँ 10-11 दोगे, तो ओवरऑल कॉस्ट 4-5% साल की बैठेगी। तो बेटर है आप चेक कर लीजिए, सरेंडर चार्जेस अगर कम है तो निकाल लीजिए, या फिर कुछ और बेच सके तो बेचिए। लास्ट केस में आपको रिकमेंड करूंगा लोन लेने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर जिंदल। इस सवाल के साथ आपको थैंक यू कहने का भी वक्त हो गया है। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, बहुत सारी बातें आज हमें पता चली हैं। धन्यवाद आपका। फिर मुलाकात होती है इंश्योरेंस सेंट्रल में आपसे। इसी के साथ इंश्योरेंस सेंट्रल के आज के इस सेशन को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। देखते रहिए मनी 9। बीमा से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स के जरिए आप भेज सकते हैं अपने सवाल, और अपने सवाल को आप जितने डिटेल में लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट उतने अच्छे से उसका जवाब देंगे। इंश्योरेंस लिखिएगा ताकि हमें पता हो कि ये बीमा से जुड़ा हुआ सवाल है, और भेजिए हम तक। हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको जवाब। 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा ईमेल ID money9query@tv9.com। तो इसी के साथ मुझे दीजिए यहीं पर इजाजत। फिर मुलाकात होती है इंश्योरेंस सेंट्रल के अगले एडिशन के साथ अगले महीने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।